नमस्कार और हमारी आज की चर्चा में स्वागत है। आज तारीख है 13 अगस्त 2025 और हम यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी समसामयिक विषयों के पहले भाग पर बात कर रहे हैं। आज हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, सरकारी बिल हैं, संसदीय समिति की रिपोर्ट हैं और हाँ, कुछ अदालती निर्देश भी। हो सकता है कुछ मुद्दे ऐसे हों जिन पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन जैसा भी हो सकता है। कोशिश यही है कि इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी निकाली जाए जो तैयारी में काम आए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 की। ये लोकसभा में पेश हुआ है। लगता है सरकार खनिज क्षेत्र को और मजबूत करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, खासतौर पर जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर जोर है और ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन से जुड़ा हुआ भी है। इसमें कुछ मुख्य बदलाव है, जैसे राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट मतलब एनएमईटी, उसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास ट्रस्ट एनएमईडीटी किया जा रहा है। अच्छा, एनएमईडीटी। और नाम के अलावा कुछ और भी बदला है? जी हाँ, इसका दायरा बढ़ाया है। अब ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अपतटीय यानी ऑफशोर और यहाँ तक कि विदेशों में भी महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करेगा। विदेशों में भी? ये तो बड़ा कदम है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, तो इसके लिए जो खनन पट्टा धारक हैं उनका योगदान बढ़ाया जा रहा है। पहले वो रॉयल्टी का 2% देते थे, अब 3% देंगे एनएमईडीटी के लिए। इस बिल में खनिज एक्सचेंजेस का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? मतलब कैसे काम करेंगे? देखिए, ये खनिजों और धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे शेयर बाजार होता है, कुछ वैसा ही। इससे होगा ये कि कीमतों में पारदर्शिता आएगी, मतलब एक सही दाम पता चलेगा। तो ये छोटे खनिकों के लिए भी फायदेमंद होगा? हाँ, उम्मीद तो यही है कि सबको एक बेहतर और पारदर्शी मूल्य मिल सके। और एक और अच्छी बात है इसमें, अगर किसी मौजूदा पट्टे में कोई नया महत्वपूर्ण खनिज मिल जाता है तो उस नए खनिज के लिए अलग से कोई रॉयल्टी नहीं देनी होगी। अच्छा, ये तो प्रोत्साहन देने जैसा हुआ। बिल्कुल। और जो कैप्टिव खदानें होती हैं, मतलब जो अपनी जरूरत के लिए खनन करती हैं, उन पर पहले 50% तक ही बाहर बेचने की सीमा थी, वो भी हटा दी गई है। ये सारे कदम असल में भारत को महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है। सही बात है। अच्छा, अब जरा खेल जगत से जुड़े विधायी बदलावों पर आते हैं। लोकसभा ने 2 बिल पास किए हैं, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक। जी हाँ, ये दोनों ही अहम हैं। जो खेल शासन विधेयक है वो भारत में जितने भी खेल संघ वगैरह हैं उनको रेगुलेट करेगा। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, पैरालंपिक समिति, इनकी स्थापना का प्रावधान है इसमें। और खेल से जुड़े जो विवाद होते हैं उनके जल्दी निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण यानी नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाने की भी बात है। और वो डोपिंग वाला बिल नाडा से जुड़ा है शायद। हाँ, डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक जो है वो नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को ज्यादा स्वतंत्रता देगा। मतलब वाडा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के नियमों के तहत काम करने की ज्यादा छूट, और जो अपील पैनल है उसकी स्वतंत्रता भी बढ़ाई गई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से चलने की कोशिश। बिल्कुल, ताकि भारतीय खेलों की साख बनी रहे। ठीक है, अब खनिजों और खेलों से हटकर डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं। वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई है और वो कह रही है कि हमारा मौजूदा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 डिजिटल बाजारों के लिए काफी नहीं है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, डिजिटल बाजार का तरीका अलग होता है। वहाँ नेटवर्क इफेक्ट्स होते हैं, डेटा का बहुत महत्व होता है। तो पुराना कानून जो 2002 का है वो इन नई चीज़ों से निपटने में उतना कारगर नहीं है। समिति ने कई मुद्दे उठाए हैं, जैसे सेल्फ प्रेफरेंसिंग, मतलब जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी ही प्रोडक्ट को ज़्यादा तवज्जो देता है, या फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग यानी जानबूझकर दाम इतने कम कर देना कि बाकी प्रतियोगी खत्म हो जाएं। और सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उसके बारे में क्या कहा है? रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीआई के पास डिजिटल मामलों के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता और स्टाफ की कमी है, और जब सीसीआई कोई जुर्माना लगाता भी है तो अक्सर अपीलें अदालतें उस पर रोक लगा देती हैं, तो प्रवर्तन भी प्रभावी नहीं हो पाता। तो फिर समाधान क्या है? कुछ सुझाव दिए हैं समिति ने? जी, सिफारिशें हैं, जैसे मुकदमों में जो देरी होती है उसे कम किया जाए, जो छोटे और मझोले उद्योग हैं एमएसएमईज, उन्हें बड़ी कंपनियों की ऐसी नीतियों से बचाया जाए, और एआई जैसे जो नए क्षेत्र आ रहे हैं
उन पर बाजार अध्ययन करने की जरूरत है ताकि पहले से तैयारी रहे। ये तो जरूरी लगता है। अब एक सामाजिक मुद्दे पर आते हैं। एनसीआर में आवारा कुत्तों का खतरा बढ़ रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद संज्ञान लिया है, मतलब सुओ मोटो मामला है ये। कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं, जैसे तुरंत कुत्तों को पकड़ने के लिए एक समर्पित टीम बनाई जाए, डॉग शेल्टर बने, हेल्पलाइन नंबर हो और सबसे जरूरी टीकों की कमी ना हो। ये समस्या वाकई गंभीर है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े चिंताजनक हैं। भारत में करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और दुनिया में रेबीज से जितनी मौतें होती हैं उसका लगभग 36% हिस्सा भारत में है। तो ये एक पब्लिक हेल्थ का भी बड़ा मुद्दा है। और कानूनी तौर पर क्या प्रावधान है? इसके लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 है और संविधान का अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, जिसे अदालतों ने जानवरों तक भी बढ़ाया है, और अनुच्छेद 51 AG जो कहता है कि हमें जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, ये सब प्रासंगिक हैं। ठीक है, अब कुछ और अहम खबरें हैं, उन पे फटाफट नजर डाल लेते हैं। नेल्को, जो टाटा समूह की कंपनी है, और यूटेलसैट OneWeb के बीच कोई साझेदारी हुई है। जी हाँ, ये साझेदारी पूरे भारत में LEO यानी निम्न पृथ्वी कक्षा वाले सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी देगी। इससे देश का डिजिटल ढांचा खासकर दूर के इलाकों में काफी बेहतर होगा। इंडोनेशिया से भी एक खबर है। सोलावेसी द्वीप से कुछ पुरानी कलाकृतियां मिली हैं। हाँ, वैज्ञानिकों को वहाँ शायद होमो इरेक्टस मानवों के बनाए औजार मिले हैं। ये काफी पुराने हैं। अगर ये सही है तो ये इस बात पर सवाल उठाता है कि शुरुआती इंसान समुद्र कैसे पार करते थे। उनकी क्षमताओं के बारे में हमारी समझ बदल सकती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो आरबीआई ने विशेष वोस्ट्रो रुपया खाते यानी SVRA खोलने की प्रक्रिया को आसान किया है। इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? देखिए, वोस्ट्रो खाता होता है जब कोई विदेशी बैंक भारत के किसी बैंक में भारतीय रुपए में अपना खाता रखता है। आरबीआई ने अब ये खाता खोलने की प्रक्रिया सरल कर दी है। अच्छा, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे विदेशी बैंक्स के लिए भारत में रुपए में खाते खोलना आसान होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो डॉलर के बजाय रुपए में ज्यादा हो सकेगा। एक तरह से ये भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने में मदद करेगा। समझ गया। एक और छोटी खबर, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर ID का पंजीकरण स्वैच्छिक है, ये स्पष्ट किया गया है। हाँ, केंद्रीय मंत्री ने साफ किया है कि ये रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, अनिवार्य नहीं। ये रजिस्टर NMC एक्ट 2019 के तहत बनता है और इसमें लाइसेंस वाले डॉक्टरों का ब्यौरा होता है। चुनाव आयोग ने भी कुछ राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की बात की है। जी, चुनाव आयोग ने 476 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी RUPs की पहचान की है, जिन्हें शायद सूची से हटाया जा सकता है। ये वो दल होते हैं जो पंजीकृत तो हैं पर जिन्हें राज्य या राष्ट्रीय दल की मान्यता नहीं मिली होती। ये चुनावी प्रक्रिया को साफ रखने का हिस्सा है। धारवाड़ जिले के एक स्वयं सहायता समूह बीबी फातिमा को कोई बड़ा पुरस्कार मिला है। हाँ, उन्हें UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। महादायी जल न्यायाधिकरण का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। जी, 1 साल के लिए। ये गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच महादायी नदी के पानी के बंटवारे का विवाद सुलझाता है। ये नदी पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। और आखिर में अरुणाचल प्रदेश में एटलीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश हुई है। हाँ, पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है। ये करीब 3097 मेगावाट की बहुत बड़ी परियोजना है, लेकिन चिंता ये है कि इसके लिए काफी जंगल काटना पड़ेगा, जो कि बहुत विविधता वाला इलाका है। तो ये थी 13 अगस्त 2025 के पहले भाग की कुछ मुख्य बातें। हमने कई विधायी बदलाव देखे, नियामक संस्थाओं की भूमिका पर बात की, अदालती निर्देश और कुछ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। हाँ, और ये सभी डेवलपमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। इनका असर अर्थव्यवस्था पर भी है, शासन पर भी, पर्यावरण और समाज पर भी। ये सोचना जरूरी है कि ये बदलाव अलग अलग क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते बस एक विचार, जिस तरह हम डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नियम कायदे बना रहे हैं, क्या हम उभरती हुई AI अर्थव्यवस्था के लिए भी इसी तरह पहले से सोचने की जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ ही कंपनियों का एकाधिकार हो जाए। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।